लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देती हूँ, आपको एक चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकंड इज पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो आपकी यूज़ होगी यहाँ पे डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू में क्या है, जो डी के आपके रूट्स आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ना आपकी डी की वैल्यू आती है। तो उस डी की वैल्यू को अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आपको डी की वैल्यू चाहिए तो वो आप डी की वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हो। बट पर्टिकुलर इंटेग्रल में जो डी की वैल्यू है वो हमेशा कौन सी वैल्यू होगी, एक्सपोनेंशियल की पावर वाली। इस टाइप से होता है ई रेज टू पावर ए एक्स। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आप हमेशा ए लेके चलेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल आपका इन्वॉल्व नहीं होता है तो आप खुद इन्वॉल्व कर सकते हैं ई रेज टू पावर 0 इंटू एक्स करके, तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और बाकी पर्टिकुलर इंटेग्रल में क्या हो सकता है आपका, पार्शियल फ्रैक्शन से या कोई अदर मेथड यूज करके भी सॉल्व हो सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दी ताकि आगे आप कंफ्यूज ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक, जिसमें हमने सभी फॉर्मूले पढ़े थे। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। आज हम उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, उससे ऐड करके हमारा आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सारे एग्जांपल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल पर ही बेस्ड हैं। आई होप आप सभी ने जो एग्जांपल्स जो फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको बेसिक में वो याद कर लिए होंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एग्जाम्पल 1 देखते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा ये था। अब इसमें देखिए, जैसा हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स में, सेम वैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बस एक दो स्टेप इसमें ऐड हो गए हैं। कौन कौन से, एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है और सेकंड आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। ये दो स्टेप्स आपके जो है वो बढ़ चुके हैं, बाकी स्टार्टिंग के स्टेप्स आपके सारे सेम हैं। तो पहले क्या करते थे हम, फर्स्ट स्टेप में अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसे सिम्बलिक फॉर्म में लिखते थे। तो इक्वेशन इन सिम्बलिक फॉर्म, इसको हम अपने सिम्बलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो सिम्बलिक फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स के प्लेस पे डी लिख देते हैं, डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे डी स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसके प्लेस पे मैं लिख दूंगी डी स्क्वायर वाई प्लस 6, डी बाई डी एक्स के प्लेस पे डी, तो डी वाई प्लस 25 वाई इज इक्वल्स टू 104 ई रेज टू पावर 3x। ये हो गई आपकी इक्वेशन सिम्बलिक फॉर्म में। सेकंड स्टेप होता है हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है। उसके लिए हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में से y को कॉमन लेंगे। तो y को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25 और y आ जाएगा आपका यहाँ से कॉमन इज इक्वल्स टू 104 ई रेज टू पावर 3x। अब y का जो कोफिशिएंट है इसको हमें 0 से इक्वेट कर देना है, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, और ये बन चुकी है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हमारा होता है सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप होता है हमें इस इक्वेशन को करना होता है सॉल्व, मींस इसके रूट्स निकालने होते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे मिडिल टर्म जब अप्लाई करेंगे तो कोई भी आपका पैर नहीं बनेगा, मिडिल टर्म से ये सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो हम फिर यूज करेंगे अपना जो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड होता है। यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं d इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है डिवाइडेड बाय 2a। तो इस इक्वेशन में से आपको a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, कोफिशिएंट ऑफ d इज 6, एंड c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25। तो ये तीनों वैल्यूज आपके पास आ चुके हैं। यहाँ से हम d निकालते हैं। तो देखिए d इज इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 25 इज 100 डिवाइडेड बाई 2a इज 2, क्योंकि 2 इंटू 1 इज 2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस 100 कितना आएगा आपका, माइनस का 64। तो d इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2। अब अंडर रूट में आपका आ चुका है माइनस, तो जो रूट्स हैं वो आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे, और इमेजिनरी रूट्स में क्या होता है आपका आयोटा आ जाता है। सो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस 64 का रूट होता है 8, पर यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 8 के साथ आयोटा भी आ जाएगा क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हैं, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब इस 2 को आप इन दोनों के डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा कैंसिल होके, प्लस माइनस 8/2 कितना हो जाएगा 4 आयोटा। तो ये आपके यहाँ पे दो रूट्स आ चुके हैं, -3 प्लस 4 आयोटा, -3 माइनस 4 आयोटा। अब ये होता है आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या होगा, हमें फाइंड करना है पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो हम फॉर्मूले यूज करेंगे
वो मैं बता देती हूँ आपको कौन से, जो हमने टेबल पढ़ी थी एक्सरसाइज 4.1 के बेसिक में, वही सेम यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके इमेजिनरी रूट्स हैं, तो इमेजिनरी रूट्स के लिए जो भी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला था वही हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इमेजिनरी रूट्स का क्या फॉर्मूला होता था आपका, e रेज टू पावर अल्फा एक्स, इस टाइप से होता था ना। मैं जनरल फॉर्मूला लिखती हूँ पहले, e रेज टू पावर अल्फा एक्स, देन ब्रैकेट में c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, यही फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे आज यूज करने वाले हैं, तो लिखते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो e रेज टू पावर अल्फा एक्स, हाँ इसको हमें करना है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर, तो अल्फा की वैल्यू है -3 और बीटा की वैल्यू है 4। e रेज टू पावर अल्फा एक्स मतलब e रेज टू पावर -3x c1 cos बीटा x, और बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 4, तो cos 4x प्लस c2 sin 4x। यहाँ पे आपने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो फॉर्मूले देखो कितने इंपॉर्टेंट है, उसी से ही आपका सॉल्यूशन या एग्जाम्पल जो है वो हो पाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल हैं वो फॉर्मूले के बेस्ड पे ही हो पाएंगे। अब हम फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमने एक्सरसाइज 4.2 के बेसिक में ही फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी, डी का जो भी फंक्शन है वो, और इनटू में आपका कैपिटल एक्स, ये होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का फॉर्मूला। तो एफ ऑफ डी क्या है आपका, जो आपने निकाला था ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए, वही आपका एफ ऑफ डी होता है, फंक्शन ऑफ डी। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू f1 अपॉन एफ ऑफ डी, तो वो क्या था आपका डी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 25। ठीक है, इनटू में अब x क्या था, जो आपकी गिवन इक्वेशन मैंने लिखी थी उसमें राइट हैंड साइड में था आपके पास 104 e रेज टू पावर 3x, तो ये x की ही वैल्यू होती है। अगर आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो जनरल इक्वेशन में भी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आपके x होता है, और राइट हैंड साइड में ये था, तो ये किसकी वैल्यू हुई, x की वैल्यू हुई ना, तो उसकी ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इस x के प्लेस पे 104 e रेज टू पावर 3x। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे d की वैल्यू हमें चाहिए सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में डी की वैल्यू की ज़रूरत है तो आप ले लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले डी की वैल्यू, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल में डी की वैल्यू की ज़रूरत है तो आप ई रेज टू पावर जो भी है वो डी की वैल्यू लेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 25, और यहाँ पे 104 ई रेज टू पावर 3x एज इट इज रहेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 52 एंड 104 ई रेज टू पावर 3x, ये हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो किससे हो जाएगा, 2 से, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की क्या वैल्यू आ गई, 2 इंटू ई रेज टू पावर 3x, ये आ गई पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 5th स्टेप कंप्लीट। अब 6th स्टेप में आपको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कैसे निकालते हैं हम कंप्लीट सॉल्यूशन, एक तो y से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो दो चीजें निकाली उनको प्लस कर दो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था आपका, e रेज टू पावर -3x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो वैल्यू है कंप्लीट लिखेंगे, c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x, और प्लस में कर देंगे हम इसकी ये 2 इंटू ई रेज टू पावर 3x, जो कि आपकी वैल्यू है पर्टिकुलर इंटीग्रल की। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो स्टेप्स जो मैंने आपको एग्जाम्पल 1 में बताए हैं वही सभी एग्जाम्पल्स में है, सभी क्वेश्चंस में है। स्टेप नंबर 1, इक्वेशन को आपको सिंपलिक फॉर्म में लिखना है। स्टेप नंबर 2, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है। स्टेप नंबर 3 में ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालने हैं। 4th में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। 5th में पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड 6th स्टेप में आपको निकालना है अपना कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, ये 6 स्टेप्स हैं हर एक एग्जाम्पल के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 2। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी आपको सिंपल सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो वही हमने बेसिक से स्टेप्स अपने फॉलो करेंगे। सिंपलिक फॉर्म में लिख लो इसको। सिंपलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर माइनस 6d डी स्क्वायर वाई माइनस 6dy प्लस 9y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 3x। ठीक है, सिंपलिक फॉर्म में पता है कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसके प्लेस पे डी स्क्वायर, डी बाई डी एक्स के प्लेस पे डी। ठीक है, इस टाइप से हमने अपने सिंपलिक फॉर्म में लिख ली। इससे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ तो y कॉमन लोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, ये आएगा आपका y का कोफिशिएंट, इसको 0 से इक्वेट कर दो, ये बन गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। 3rd स्टेप में आपको करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड, तो उसके लिए आप यहाँ पे मिडल टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से करोगे तो आपके जो फैक्टर्स बनेंगे वो होंगे d-3 एंड d-3, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, d-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
0, तो d की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, d माइनस 3 को 0 से करोगे तो 3 वैल्यू आएगी एंड d माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो -3 आपका राइट हैंड साइड में जाके +3 अगेन 3 वैल्यू आएगी। तो ये आपकी d की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें फाइंड करना होता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 4.1 में जो टेबल हमने पढ़ी थी कंप्लीट सॉल्यूशन की, उसी से ही हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपके दो इक्वल रूट्स हैं, तो जब दो इक्वल रूट्स होते हैं तो उसके लिए हमने केस 2 पढ़ा था, वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है आपका e रेज टू पावर m1x, तो e रेज टू पावर m1 m2 क्या होता है रूट्स आपके, तो रूट दोनों 3 हैं यहाँ पे, तो e रेज टू पावर 3x देन c1 प्लस c2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 प्लस c2x। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड करना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ d। फंक्शन ऑफ d हमारा क्या है यहाँ पे ये, और इसके प्लेस में मैं ये लिख सकती हूँ d माइनस 3 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि d माइनस ये जो है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 ये इसी के ही तो इक्वल है, इसी को ही सॉल्व करके हम ये लेके आए हैं। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे d माइनस 3 का होल स्क्वायर और इनटू में आता है आपका कैपिटल X। कैपिटल X क्या होता है आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में होता है, इसे हम कहते हैं कैपिटल X। तो e रेज टू पावर 3x हम यहाँ पे कर देंगे। अब इसको करना है सॉल्व, तो सॉल्व करने के लिए हमें पुट करनी है यहाँ पे d की वैल्यू। पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो हम वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल वाली लेंगे, तो d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 माइनस 3 0, तो 1/0 इंटू e रेज टू पावर 3x। क्या ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो सकता है? नहीं। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के बेसिक में, केस ऑफ फेलियर पहले हमारी कंडीशन थी कि आपका ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर 0 के इक्वल आता है तो वो होता है केस ऑफ फेलियर। तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है। जब भी आपके पास ये केस ऑफ फेलियर आता है, डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ अदर फॉर्मूले से निकलता है जिसे हम निकालते हैं। अब देखो जब आप केस ऑफ फेलियर आ जाता है आपके पास, तो उस टाइम पे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने बेसिक में भी पढ़ा था क्या होता है। तो आपके पास इस टाइप का अगर है 1/f ऑफ d e रेज टू पावर ax, इसी टाइप से होता है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपका x इंटू 1/d बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d f ऑफ d इंटू ई रेज टू पावर ax। ये हो जाता है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला इन केस ऑफ फेलियर। ठीक है, तो हम वही अप्लाई करते हैं। तो केस ऑफ फेलियर आया था जब हमारा, तो उस टाइम पे ये क्या था हमारे पास, ये टर्म वो थी हमारी 1/d माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड ई रेज टू पावर 3x, यही था। तो इस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 1/d बाई डी डी मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d f ऑफ d क्या है आपका यहाँ पे d माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, d माइनस 3 का होल स्क्वायर यही होता है आपका f ऑफ d। कंपेयर कर लेंगे, फिर e रेज टू पावर ax क्या है आपका e रेज टू पावर 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके प्लेस पे e रेज टू पावर 3x। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डिनोमिनेटर का क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 डेरिवेटिव जब आप करोगे तो पार आगे तो 2 इंटू डी माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। अच्छा यहाँ पे ये x भी होता है ना, तो x भी आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद e रेज टू पावर 3x क्या रहेगा आपके पास, एज इट इज रहेगा। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, अब ये जो 2 है ये x के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास x/2 एंड देन 1/d माइनस 3 ई रेज टू पावर 3x। अब हमें क्या करना है, अगेन d के प्लेस पे 3 पुट करें, 3 माइनस 3 0, अगेन आपका केस ऑफ फेलियर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी यहाँ पे, ये वैल्यू इस पे हम दोबारा से अपना यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हमने इस पे अप्लाई किया तो अगेन केस ऑफ फेलियर आ रहा है। तो अब जो नेक्स्ट आपके पास ये पूरी फॉर्म है, इस पे हम अप्लाई करेंगे अपना केस ऑफ फेलियर का फॉर्मूला। तो इस पे अप्लाई करते हैं, देखिए फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब क्या होगा आपके पास x इंटू, तो देखो x/2 तो यहाँ पहले से है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब आपका 1/d माइनस 3 ई रेज टू पावर 3x, इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो f ऑफ d अब आपका d माइनस 3 है और ई रेज टू पावर ax आपका ई रेज टू पावर 3x है। तो 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, f ऑफ d का होता है, f ऑफ d आपका यहाँ पे d माइनस 3 है और ई रेज टू पावर 3x एज इट इज रहेगा। अब देखो x/2, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, d के रिस्पेक्ट में d का 1 और 3 कांस्टेंट है तो उसका 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। तो यहाँ पे ई रेज टू पावर 3x, तो क्या आया आपका x²/2 ई रेज टू पावर 3x। तो ये आ चुका है अब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा पीछे ही निकल चुका था, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या निकला था,
y इज इक्वल्स टू C1, यहाँ पे था आपका e रेज टू पावर 3x, C1 प्लस C2x, ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये है x²/2। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो फॉर्मूले में आपका ये जो x आता है ये हमने यहाँ पे नहीं लिया था, तो ये x आपको लेना है, तो x²/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे भी x²/2 एंड देन e रेज टू पावर 3x। तो ये आ चुका है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन, जो एग्जाम्पल 2 में आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो करने हैं। बस अगेन जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स में बोला था कि आपको जो ध्यान रखना है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन की वैल्यूज सॉल्व करने पे। तो इस एक्सरसाइज में क्या है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन की वैल्यूज तो आपकी इजीली आ जा रही हैं, बट आपको अब यहाँ पे जो ध्यान देना है वो देना है पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्व करने पे। ठीक है, जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या था, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन इजीली सॉल्व नहीं हो रही थी, हमने डिफरेंट मेथड्स यूज करे थे, तो सेम इसी टाइप से इस एक्सरसाइज के लिए है पर्टिकुलर इंटेग्रल। पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने के लिए हमें काफी सारे जो मेथड्स हैं वो ट्राई करने पड़ेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी आपको सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, इसे आपको सॉल्व करना है वही अपने 6 स्टेप्स यूज करके। स्टेप नंबर 1, सिम्प्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस इक्वेशन को आप सिम्प्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा d² माइनस 5dy प्लस 6y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 4x। ये कर लिया आपने यहाँ पे कन्वर्ट, y को कॉमन लिया। अब सेकंड स्टेप, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए y के कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कर दो, बन गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपको थर्ड स्टेप में फाइंड करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, तो इसे आप सिंपली यूज कर सकते हो इस इक्वेशन को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। तो उसमें आपके t-2 d-3 दो फैक्टर्स बनेंगे, तो d की वैल्यू आएगी 2 और 3। फोर्थ स्टेप में आपको फाइंड करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे किसके हेल्प से, किसके बेसिस पे हम फाइंड करते हैं, डी की वैल्यू के बेसिस पे जो भी रूट्स आते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों रियल और डिफरेंट रूट्स हैं, तो इसके लिए हम केस नंबर 1 यूज करेंगे। उसमें हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, C1 e रेज टू पावर m1x प्लस C2 e रेज टू पावर m2x, यही फॉर्मूला था, तो यही हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए यूज करेंगे। तो m1 और m2 आपके यहाँ पे 2 और 3 है, सारा सेम रहेगा, m1 के प्लेस पे 2 रख दो, m2 के प्लेस पे 3, तो आपका बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e रेज टू पावर 2x प्लस C2 e रेज टू पावर 3x। ठीक है, फिर आपको अगले स्टेप में फाइंड करना होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल। उसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल का, 1/f ऑफ डी का जो फंक्शन होता है वो, इनटू में कैपिटल एक्स, यहाँ पे कैपिटल एक्स आपका e रेज टू पावर 4x है। ठीक है, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है उसके राइट हैंड साइड होता है आपका कैपिटल एक्स, जो कि होता है फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1/f ऑफ डी आपका ये है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो f ऑफ डी है, लिख लिया सेम, x की वैल्यू डाल दी e रेज टू पावर 4x। अब इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, इसके फैक्टर्स लिख सकते हो, d-2 d-3 अभी हमने यहाँ पे करे थे मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से। अब देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज में हमें ज़्यादा फोकस करना था किस पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने पे। इस एक्सरसाइज में आपको करना है पर्टिकुलर इंटेग्रल का सॉल्यूशन किस टाइप से होगा उस पे। तो यहाँ पे आप इसे यूज करेंगे बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, इसे सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो उसमें हम क्या करते थे, हमारे पास इस टाइप का फॉर्मूला होता था पार्शियल फ्रैक्शन में, px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय x माइनस ए x माइनस बी, है ना। फिर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते थे। अब देखिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया था, तो इस फॉर्म को आपको एक बार चेक भी कर लेना है। मान लो आपने गलती से यहाँ पे लिख दिया 1/d-2 माइनस 1/d-3, तो ऐसा हमने क्यों लिखा है, d-3 को आगे और d-2 को पीछे, आपको पता चल जाएगा कैसे। आप एलसीएम लेके देखो यहाँ पे, तो d-3 d-2 आएगा। ठीक है, मतलब आपको ना इस टाइप से लिखना है आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कि ये जो फॉर्म है ये अफेक्ट ना हो बिल्कुल भी, वापस से सॉल्व करने के बाद यही फॉर्म आ जाए। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो d-3 से ये कैंसिल, d-2 आएगा, माइनस यहाँ पे d-3 आएगा और माइनस जाएगा तो d+3 हो जाएगा, वो माइनस का d और प्लस का 3, d से d कैंसिल, -2 + 3 इज +1 अपॉन d-3 d-2। अब देखो यही फॉर्म आ गई ना सेम आपकी, कुछ भी चेंज नहीं है। सेकंड चीज इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्म को किस टाइप से लिख सकते हैं। आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक था उसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 4.10। तो वो थ्योरम क्या थी आपकी, मैं वो बताती हूँ। तो ये हमारी थी थ्योरम 4.10 जिसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, 1/d-3 और e रेज टू पावर 4x, पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी ये प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी अच्छे से। तो 1/d-3 e रेज टू पावर 4x माइनस 1/d-2 e रेज टू पावर 4x। तो ये आपके यहाँ पे दो फॉर्म्स बन चुके हैं, दोनों पे आपको ये जो थ्योरम है वो अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे अल्फा के प्लेस पे 3 आएगा,
अगर हम कंपेयर करें, और x के प्लेस पे आएगा e रेज टू पावर 4x। इस वाले के लिए मैं बता रही हूँ, तो अब लिखते हैं, देखो इसका क्या है, e रेज टू पावर अल्फा x मतलब e रेज टू पावर 3x इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस 3x। x के प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, e रेज टू पावर 4x और dx, ये हो गया इसके लिए। फिर माइनस करेंगे यहाँ पे, माइनस 1/d-2 e रेज टू पावर 4x, तो यहाँ पे अब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 और ये x की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। तो e रेज टू पावर अल्फा x है तो e रेज टू पावर 2x इंटीग्रेशन e रेज टू पावर माइनस 2x e रेज टू पावर 4x dx, तो इस फॉर्म में आपके कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये दो टर्म्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं, इसे आपको करना है सॉल्व। कैसे करोगे, इंटीग्रेशन के अंदर देखो e रेज टू पावर माइनस 3x e रेज टू पावर 4x माइनस 3x प्लस 4x इज x, तो e रेज टू पावर x dx, ये e रेज टू पावर 3x आपका एज इट इज। उसके बाद है माइनस ई रेज टू पावर 2x इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ई रेज टू पावर 2x आएगा, माइनस 2x प्लस 4 2x इज 2x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ई रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेज टू पावर x, ठीक है, और x का जो होगा डिवाइड में आ जाएगा 1 आपके पास। ओके, फिर ई रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेज टू पावर 2x और 2x का इंटीग्रेशन डिवाइड में क्या आएगा आपके पास 2x का डिफ्रेंसिएशन, तो वो डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, तो कैसे करा है हमने यहाँ पे, ई रेज टू पावर x का करेंगे तो सेम वही आता है, x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आएगा 1, तो इंटीग्रेशन में हम उसे डिवाइड में लिखते हैं। सेम 2x का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे 2 आएगा तो हम उसे डिवाइड में लिखेंगे। और ई रेज टू पावर 3x ई रेज टू पावर 2x ये आपके ये दोनों सेम है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या आ गया, इधर इन दोनों को प्लस करो दोनों की पार्ट्स को, तो ई रेज टू पावर 4x माइनस हाफ इन दोनों की पार्ट्स को प्लस करो ई रेज टू पावर 4x। अब यहाँ पे है 1 ई रेज टू पावर 4x, यहाँ पे हाफ, तो 1 में से हाफ गया, आपका बचेगा हाफ ई रेज टू पावर 4x। तो अब आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी हमने निकाल लिया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ चुका है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन स्मॉल y निकालने के लिए इन दोनों को आप ऐड करोगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था आपका, c1 ई रेज टू पावर 2x प्लस c2 ई रेज टू पावर 3x एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी आपका आया है हाफ ई रेज टू पावर 4x, तो ये हो जाएगा हाफ ई रेज टू पावर 4x। दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 3। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 4। और नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आपको एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सिंपल तो नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही अपने जो बेसिक स्टेप्स हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिम्प्लिक फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को, तो यहाँ से d² के प्लेस पे हम लिखेंगे d², तो हो जाएगा आपका d² प्लस यहाँ से a² इज इक्वल टू सीकेंट ax, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए आप y कॉमन लोगे तो d² प्लस a² आएगा, y इज इक्वल टू सीकेंट ax। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, y का जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट कर दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। फिर अगले स्टेप में आपको फाइंड करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, मतलब उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए, दो टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट है माइनस प्लस a², इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, माइनस a² हो जाएगा। दिस इंप्लाइज हमें d निकालना है, तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस a², और मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही रूट के माइनस आता है तो आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो इस रूट में से a² जो है वो बाहर तो निकलेगा a, बट आयोटा के साथ, तो प्लस माइनस रूट से आपको पता ही है प्लस माइनस दोनों बाहर निकलते हैं, प्लस माइनस रूट आयोटा a, प्लस माइनस आयोटा a। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा a, मतलब अल्फा प्लस आयोटा b की फॉर्म में, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप में अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए पढ़ा था। यहाँ पे आपके पास दो रूट्स है, 0 प्लस आयोटा a 0 माइनस आयोटा a, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का, ई रेज टू पावर अल्फा x c1 कॉस बीटा x, काफी टाइम हम यूज कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में भी और इस एक्सरसाइज में भी, c2 साइन बीटा x, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अल्फा यहाँ पे 0 है तो ई रेज टू पावर 0x, बीटा यहाँ पे है a, तो कॉस c1 कॉस बीटा x, तो c1 कॉस ax प्लस c2 साइन बीटा x, तो c2 साइन ax, ये हो जाएगा आपका ई रेज टू पावर 0x, मतलब ई रेज टू पावर 0 एंड ई रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये वाला आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में आपको फाइंड करना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स, यही फॉर्मूला होता है। तो एफ ऑफ डी क्या है आपका 1/d² प्लस a², है ना, एफ ऑफ डी क्या है 1, तो आपका ये वाला है, एफ ऑफ डी है d² प्लस a², यहाँ से। उसके बाद
एक्स क्या है आपका, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है पहले, जो भी आपकी इक्वेशन होती है, गिवन इक्वेशन, उसके राइट हैंड साइड में जो भी होता है वो होती है एक्स की वैल्यू। तो एक्स के प्लेस पे आप पुट कर देंगे यहाँ पे सीकेंट एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के प्लेस पे आप ये लिख सकते हो डी प्लस आयोटा ए, डी माइनस आयोटा ए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसी के ही रूट्स स्प्लिट होके क्या आए थे हमारे पास। जैसे d इज इक्वल्स टू आपके पास आया है एक प्लस आयोटा ए और एक आया है d इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ए। तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, बन जाएगा d माइनस आयोटा ए इज इक्वल्स टू 0। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, बन जाएगा d प्लस आयोटा ए। तो दो फैक्टर्स हो गए, d माइनस आयोटा ए, d प्लस आयोटा ए, दोनों को आपने लिख दिया इसके प्लेस पे सीकेंट ए एक्स एज इट इज। तो अब आपको वही जो हम एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने किया था, पार्शियल फ्रैक्शंस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है आपका, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आपको इस टाइप से लगाना होता है, फॉर्मूले भी होते हैं इसके, बट आपको एक मैं ट्रिक बता देती हूँ कैसे। आपको इस टाइप से लिखना है इसका पार्शियल फ्रैक्शन की कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, जो ये फॉर्म है वही फॉर्म रहे इसको सॉल्व करने के बाद भी। तो आपने क्या करा, पार्शियल फ्रैक्शन जैसे एग्जांपल 3 में किए थे, 1/d माइनस ए आयोटा माइनस 1/d प्लस ए आयोटा। पर जब आप इसको दोबारा से सॉल्व करके देखेंगे ना तो वो फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा आपका 2a आयोटा, ठीक है। तो उसी को ही एलिमिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2a आयोटा, ताकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो और वही सेम फॉर्म आपकी आ जाए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पे ये है, इसे हमें करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, 1/d माइनस ए आयोटा माइनस 1/d प्लस ए आयोटा और सीकेंट ए एक्स आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो जब अब आपने इसको सॉल्व करके देखो कि अब वापस से यही फॉर्म आती है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो हो जाएगा d माइनस ए आयोटा देन d प्लस ए आयोटा, फिर इससे ये कैंसिल तो आएगा d प्लस ए आयोटा, माइनस में d प्लस ए आयोटा से ये कैंसिल आएगा d माइनस ए आयोटा, और माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस d प्लस ए आयोटा। इससे अच्छा एक मिनट, d से d कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2a आयोटा। तो आ क्या रहा है आपका 2a आयोटा एंड डिनोमिनेटर में ये आपका एज इट इज, ठीक है, d माइनस ए आयोटा एंड d प्लस ए आयोटा, ये आपका एज इट इज। तो एक्स्ट्रा आपका यहाँ पे 2a आयोटा आ रहा है, सेम वो फॉर्म तो नहीं आ रही। तो हमें क्या करना होता है, बिल्कुल भी फॉर्म को चेंज ना करते हुए एक ऐसी यहाँ पे फॉर्म लिखनी होती है पार्शियल फ्रैक्शन की भी, जिससे इफेक्ट ना पड़े ओरिजिनल वाली पे। तो 2a आयोटा को कैंसिल करने के लिए हम इसके डिवाइड में 2a आयोटा कर देंगे। जैसे क्या आया है आपका यहाँ पे 2a आयोटा डिवाइड में d माइनस ए आयोटा एंड d प्लस ए आयोटा। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम कर देंगे 1/2a आयोटा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 1/2a आयोटा कहाँ से आया, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, आप पता लगा सकते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। अब देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि 1/2a आयोटा कैसे आया है, ठीक है, ताकि आपके जो ओरिजिनल वाले जो भी टर्म है वो इफेक्ट ना हो, इसलिए हमने क्या कर दिया, ऊपर के न्यूमरेटर के 2a आयोटा को कैंसिल करने के लिए डिवाइड में 2a आयोटा कर दिया। अब आपको क्या करना है, सीकेंट ए एक्स जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने यूज किया था आर्टिकल 4.10, तो सेम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो उसका मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ एक बार क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है 1/d माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ये आपका होता है फॉर्मूला जो हमने थ्योरम 4.10 में पढ़ा था। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, 2 टाइम्स यूज करेंगे, फर्स्ट इसके लिए, सेकेंड इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कंपेयर कर लेते हैं। अब 1/d माइनस अल्फा, 1/d माइनस ए आयोटा, तो अल्फा हो जाएगा आपका यहाँ पे ए आयोटा और कैपिटल एक्स हो जाएगा आपका सीकेंट ए एक्स। तो अब देखिए लिखते हैं यहाँ पे e रेज टू पावर अल्फा एक्स है, तो e रेज टू पावर ए आयोटा एक्स हो जाएगा आपका, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ए आयोटा है। ए आयोटा लिख लो या आयोटा ए, सेम एक ही चीज है। उसके बाद फिर क्या है, इंटीग्रेशन e रेज टू पावर अल्फा एक्स मतलब e रेज टू पावर आयोटा ए एक्स, और हाँ यहाँ पे माइनस भी होता है, ई रेज टू पावर माइनस, तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है। तो एक्स तो वैसे आपका सीकेंट अल्फा एक्स है, पर इसको सीकेंट एक्स को हम 1/x लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं। तो सीकेंट ए एक्स को आपने लिख लिया 1/cos ए एक्स, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब हम करते हैं सेकेंड टर्म का। सेकेंड टर्म को हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस आयोटा ए, क्योंकि ये देखिए d माइनस अल्फा और यहाँ पे है d प्लस ए आयोटा, तो दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू ऐसे क्या होगी जिससे ये प्लस बन गया माइनस आयोटा ए, और कैपिटल एक्स आपका सेम रहेगा सीकेंट ए एक्स। तो अब वही फॉर्मूले में करते हैं e रेज टू पावर अल्फा एक्स
अल्फा है माइनस आयोटा ए, तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर, देखिए एक माइनस फॉर्मूले का एक माइनस अल्फा का, तो दोनों पॉजिटिव होके आयोटा ए एक्स आ जाएगा। और सेकेंड एक्स को हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे 1/cos ए एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ तक थ्योरम 4.10 आपने अप्लाई किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक थ्योरम होता है आपका आइलर्स थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला होता है। तो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा होता है आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो वही सेम ये फॉर्मूला अब आपको यहाँ पे यूज करना है। तो 1/2 ए आयोटा है ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स, इंटीग्रेशन, अब देखो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स है, ठीक है। तो इसके प्लेस पे आप ये वाला माइनस वाला माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है ए एक्स, ये है ना आपके पास ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स होता है, वैसे ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा। तो कंपेयर करो दोनों को, तो थीटा आपका निकला ए एक्स, तो कॉस थीटा मतलब कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ए एक्स एज इट इज। सेम अब क्या करोगे, 1/2 ए आयोटा, इसको तो आपने अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों टर्म्स में आएगा। अब आपको करना है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा के लिए, तो उसमें बस प्लस का साइन आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ए एक्स डी एक्स, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए अब हम इसको नोटबुक में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा मैसी हो जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, ये हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया था। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका एज इट इज रहेगा 1/2 ए आयोटा, उसके बाद यहाँ पे है ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स, ये भी एज इट इज रहेगा। अब ये जो कॉस ए एक्स है, आपको इस दोनों के डिनोमिनेटर में इसको सेपरेट कर देना है। तो इंटीग्रेशन देखो कॉस ए एक्स बाई कॉस ए एक्स 1 हो जाएगा कैंसिल होके, ठीक है। उसके बाद माइनस में आयोटा तो एज इट इज रहेगा साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ए एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स होता है, तो यहाँ पे tan ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। देन टी एक्स, फिर माइनस में ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स और डिवाइडेड बाई 2 ए आयोटा एज इट इज। यहाँ पे इंटीग्रेशन इस कॉस ए एक्स दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में कर दो, तो कॉस ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स 1 एंड आयोटा साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स इज tan ए एक्स डी एक्स। ये कर लिया आपने इतना सॉल्व। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है। ये आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पे 1/2 ए आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन जब आप सेपरेट करोगे तो इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, तो इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स हो जाता है, माइनस में इंटीग्रेशन करोगे आयोटा तो एज इट इज रहेगा tan ए एक्स का। तो देखो tan ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos x और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं tan ए एक्स है, तो x की जगह आप ए एक्स रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस और एक माइनस वो वाला ये वाला प्लस हो जाएगा, तो आयोटा log cos ए एक्स और ए एक्स का अगेन आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा a, और वो हमेशा इंटीग्रेशन के टाइम पे हम डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये एज इट इज रहेगा माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाय 2a आयोटा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अगेन इंटीग्रेशन दोनों में स्प्लिट करना है। dx का करोगे इंटीग्रेशन तो आपके पास x आएगा, आयोटा एज इट इज रहेगा आपका। अब देखो tan ए एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगेन माइनस log cos ए एक्स, तो माइनस साइन प्लस और ये माइनस माइनस बन जाएगा और क्या बन जाएगा आपका log cos ए एक्स। अब ए एक्स का अगेन आप डेरिवेटिव करोगे तो a आएगा, जिसे हम क्या लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं इन टाइम ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ये, ठीक है। क्लियर हो गया। 1/2 ए आयोटा। अब ये जो है ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स, अब आपको क्या करना है ना, ये जो ब्रैकेट के टर्म्स हैं इन्हें इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे है ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाय 2a आयोटा एक्स प्लस ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाय 2a आयोटा, देन यहाँ पे आयोटा अपॉन ए log cos ए एक्स, फिर माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाय 2a आयोटा एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाय 2a आयोटा, देन आयोटा अपॉन ए log cos ए एक्स। ये आपने पूरी इक्वेशन को कर लिया ओपन। अब आप क्या करोगे, यहाँ से जो जैसे ये ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स वाली टर्म है और एक ये माइनस आयोटा, मतलब जिसमें आपका ये कॉमन आ रहा है ना 1/2a आयोटा और एक्स जिसमें कॉमन आ रहा है उन्हें आप ले लो, तो वो ये दो टर्म्स है, एक फर्स्ट टर्म और एक थर्ड टर्म। तो यहाँ से आप कॉमन लोगे तो बचेगा ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स, क्योंकि ये तो आपने कॉमन ले लिया है,
थर्ड टर्म में से आप कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स। अब आपकी जो दोनों टर्म्स हैं सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, इसमें से कॉमन लेते तो उससे पहले देखो आयोटा से आयोटा कैंसिल, सेम आयोटा से आयोटा कैंसिल, इसमें से कॉमन क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1/2a² और log cos ax, ये कॉमन आ जाएगा। देखो 2a इंटू ए 2a², यहाँ पे भी 2a इंटू ए 2a², तो आपका यहाँ पे कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में log cos ax कॉमन आएगा आपका, यहाँ से log cos ax डिवाइडेड बाय 2a², ये कॉमन आएगा। और ब्रैकेट में आपके पास बचेगा यहाँ से e रेज टू पावर आयोटा ए एक्स, और यहाँ से बचेगा आपके पास प्लस का e रेज टू पावर आयोटा ए माइनस आयोटा ए एक्स, ये बचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पर्टिकुलर ना फॉर्मूले बनाएंगे इन दोनों ब्रैकेट्स में। कैसे बनाएंगे, पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देती हूँ जो हमें बनाने हैं। तो वो फॉर्मूले हैं आपके पास यहाँ पे, सबसे पहला फॉर्मूला है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का हमारा जो, अगर हम आयोटा की फॉर्म में बोले तो वो फॉर्मूला होता है आपके पास ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। और सेम इसी तरीके से साइन थीटा का आपके पास फॉर्मूला होता है इन द फॉर्म ऑफ आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो ये दो फॉर्मूले हमें यहाँ पे इन ब्रैकेट्स में बनाने हैं। ठीक है, तो साइन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जिसमें जो साइन है वही साइन। जैसे यहाँ पे आपका माइनस का है तो हम ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे साइन थीटा वाला। ठीक है, तो उसके लिए न्यूमरेटर वाली टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी ब्रैकेट में है, हमें 2 आयोटा चाहिए। तो यहाँ से ये जो 2 आयोटा इसे ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो बाहर आपके पास बचेगा x/a, और जैसे ये 2 आयोटा ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा, और थीटा आपके पास ax है यहाँ पे, तो साइन ax। ठीक है, उसके बाद प्लस में अब हमें बनाना है ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें न्यूमरेटर वाली टर्म हमारे पास है, डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 2, तो ये 2 हम अंदर ले जाएंगे, आपके पास बाहर बचेगा log cos ax डिवाइडेड बाय a²। अब जैसे ये 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा, और थीटा है आपके पास ax, तो cos ax। अब एट लास्ट ये आ चुका है आपके पास यहाँ पे पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो अब हमें फाइंड करना है क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप y से डिनोट करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आएगा आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने क्या निकाला था, c1 cos ax प्लस c2 sin ax, ये हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल कर दो, जो ये निकला है x/a sin ax, एंड इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे यहाँ पे cos ax 1/a² cos ax, और log वाली टर्म आपकी चली जाएगी पीछे log cos ax। ठीक है, तो ये आ चुका है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो देखो इस एग्जाम्पल को ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें थ्योरम भी यूज हो रही है, ये 2 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। उससे पहले आइलर्स फॉर्मूला, आइलर्स थ्योरम यूज हुई थी, तो आपका एटलीस्ट 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है इस थ्योरम के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सिंपलिक फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलिक फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे इसके प्लेस पे आ जाएगा आपका d3, तो d3 y प्लस y इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज रहेगी 3 प्लस ई रेज टू पावर x प्लस 5 ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे y को कॉमन ले लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए, जो कि हमारा सेकंड स्टेप होता है। y को हमने कॉमन लिया, d³ प्लस 1 बचेगा, इसको आप 0 से इक्वेट कर दो, आ गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड स्टेप में हमें फाइंड करने होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, मतलब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व आप कैसे करेंगे, यहाँ पे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², ये आपका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का। आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, ये यहाँ पे है आपका d, b है 1, तो ये फॉर्मूला आप लगा देना। उसके बाद अब यहाँ पे इनके हमें फाइंड करने हैं वैल्यूज, तो d प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो d इज इक्वल्स टू -1। उसके बाद इसका जब आप मिडल टर्म से ट्राई करेंगे तो नहीं होगा, तो आपको वही डिस्क्रिमिनेंट वाले से करना पड़ेगा। तो करते हैं, देखो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, d इज इक्वल्स टू -b, तो b की वैल्यू है यहाँ पे -1, तो -1 ये माइनस फॉर्मूले वाला, और ये b की वैल्यू जो कि -1 है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस में 4ac, a और c दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 इज 4, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2a, और a की वैल्यू 1 है तो 2 आएगा। अब माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, तो 1 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, अंडर रूट के अंदर जैसे ही माइनस आया आपका नंबर बन जाता है कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो क्या आएगी आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस माइनस √3 रूट -3, तो जब आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस 2 को हम दोनों के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, आएगा आपका 1/2 प्लस माइनस √3
बाई 2 आयोटा। तो वही आपके यहाँ पे ये दो रूट्स आ चुके हैं, एक 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, सेकेंड इज 1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये जो प्लस माइनस है दोनों साइन 1 टाइम लेंगे तो 2 रूट्स आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें फोर्थ स्टेप में करना होता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड। अब इसमें आपके दो टाइप्स के रूट्स जो है वो आ चुके हैं। तो इस रूट के लिए हम अपना केस नंबर 1 यूज करेंगे जिसका फॉर्मूला है c1 e रेज टू पावर m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। तो इस केस में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो c1 e रेज टू पावर m1x, m1 -1 है तो -x आ गया, ये हो गया। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए हम वही अपने यूज करेंगे। केस नंबर 4 में जो हमारी वैल्यू थी उसमें क्या था, e रेज टू पावर अल्फा x, तो अल्फा आपका 1/2 है तो 1/2x हो जाएगा। उसके बाद क्या था, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, ये था। पर यहाँ पे c1 ऑलरेडी यूज हो चुका है तो हम c2 c3 लेंगे। cos बीटा x, बीटा की वैल्यू है आपकी, यहाँ से कंपेयर करोगे तो रूट 3/2, ऐसे आपको कंपेयर करना है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो अल्फा 1/2 हो गया, आयोटा एज इट इज, बीटा आपका रूट 3/2 हो गया। तो cos रूट 3/2 x प्लस c3 sin रूट 3/2 x। तो cos बीटा x प्लस sin बीटा x, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने के लिए अब वही आपका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ d और इनटू में x। ये x आपका क्या होता है, जो आपके गिवन इक्वेशन की राइट हैंड साइड में होता है। तो आपका देखो x यहाँ पे ये है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, आपके x की वैल्यू है। तो 1 अपॉन ये फंक्शन ऑफ d हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कि ये निकला था हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन में। उसके बाद x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब आप क्या करोगे, 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट टर्म में एक्सपोनेंशियल की पावर नहीं थी तो हमने सिंपली ऐसे लिख दिया एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 0x, क्योंकि e रेज टू पावर 0x e रेज टू पावर 0 इज 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें अब पुट करनी है d की वैल्यू। अब देखिए क्या होता है, जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व होता है ना, तो उस टाइम पे जैसे इस टाइप से होता है e रेज टू पावर ax, तो जो d की वैल्यू है आप वो a के इक्वल लेके चलते हो। कब, इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। तो जैसे यहाँ पे आपका क्या है, e रेज टू पावर 0x, तो यहाँ पे इस d के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे। यहाँ पे e रेज टू पावर -x, तो इस d के प्लेस पे आप -1 पुट करेंगे। यहाँ पे है e रेज टू पावर 2x, तो इस d के प्लेस पे आप 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये पुट किया 0, -1 और 2। अब देखिए जब आप पीछे वाली जो इक्वेशन थी उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। सेकंड टर्म में आपके पास था -1 का होल क्यूब, तो वो -1 होगा, एंड -1 + 1 इज 0। तो ये हो गया है आपका केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर के केस में हम पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए एक अदर फॉर्मूला यूज करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। x इंटू 1 बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, यहाँ पे आ जाता है आपका f ऑफ d, और इनटू में e रेज टू पावर ax। ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल का इन द केस ऑफ फेलियर। तो 3 और 5/9 e रेज टू पावर 2x, ये दोनों टर्म्स आपके एज इट इज रहेंगी, ठीक है। हाँ, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। आपको यहाँ पे ये सेकंड टर्म में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए x 1 बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, f ऑफ d क्या है आपका d क्यूब प्लस 1, ठीक है, और e रेज टू पावर अल्फा x, तो e रेज टू पावर अल्फा x किसके इक्वल है, e रेज टू पावर -x के इक्वल, ये हो जाएगा। अब 3 इसको सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे d क्यूब प्लस 1 का, तो +1 तो कांस्टेंट है उसका 0, d क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3d², वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सारा सेम। अब देखिए यहाँ पे 3 + x, अब d के प्लेस पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे -1, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो तो आप d की जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो यूज करेंगे, बट पर्टिकुलर इंटेग्रल के केस में एक्सपोनेंशियल की जो पावर होगी e रेज टू पावर ax, मतलब a की जो वैल्यू होगी आपकी d इज इक्वल्स टू a, तो वही वैल्यू आप d के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे e रेज टू पावर -1x है, तो अब आपकी d की वैल्यू हो गई -1, तो d के प्लेस पे आप पुट करेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर, बाकी ये सारा आपका एज इट इज। अब -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और न्यूमरेटर हो जाएगा आपका x इंटू e रेज टू पावर -x डिवाइडेड बाई 3, और ये फर्स्ट और थर्ड टर्म आपके एज इट इज। अब लास्ट हम लिखेंगे अपना कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन कैसे आता है, y से, स्मॉल y से हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका पहले आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और फिर जो हमने पर्टिकुलर इंटेग्रल निकाला है वो। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था आपका, ये था एक रूट के लिए, और जो दो इमेजिनरी रूट थे उनके लिए ये था। और अब यहाँ पे जो भी आपके पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू आई है वो पुट कर दो, तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 5, ठीक है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि d की वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो तो d की ओरिजिनल वैल्यू यूज करेंगे, जो रूट्स की आई है वही वैल्यू। और पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है
तो आप जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उससे यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व नहीं है, आप अदर मेथड से भी कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने किया ही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 6। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 इज, ये थोड़ा जनरल एग्जाम्पल है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ इन्वॉल्व नहीं है, बट वही सेम स्टेप से ही आपका कंप्लीट एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कंडीशंस दे दी गई हैं a, b एंड g ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल्स टू अल्फा dx बाई dt इज इक्वल्स टू 0 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। जब आपका t 0 के इक्वल होगा तो x और dx बाई dt की ये वैल्यूज होंगी आपके अल्फा और 0। then you have to show that x is equals to a plus alpha minus a into cos root g by b into t, ये आपको शो करना है। तो गिवन इक्वेशन आपकी ये है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है उसको सिंपलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आपकी गिवन इक्वेशन है, इसको सिंपलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स प्लस जी बाई बी, ये जी बाई बी है, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जी बाई बी इंटू एक्स माइनस जी बाई बी इंटू ए इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो ये तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, इसे राइट हैंड साइड में ले जाओ, ठीक है, और इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इसमें से आप x कॉमन लोगे, डी स्क्वायर प्लस जी बाई बी बचेगा, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका जी ए बाई बी, माइनस साइन है, राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे आपको बता देना है डी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, क्योंकि हम डी बाई डी टी के लिए यहाँ पे डी ले रहे हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट कर दो, बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें फाइंड करने हैं इसके रूट्स, कैसे फाइंड करेंगे, देखो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी बाई बी, जी बाई बी को राइट हैंड साइड ले गए, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस जी बाई बी। अब रूट के अंडर आ चुका है आपका माइनस, तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी होगा आपका जो भी रूट होंगे। तो किस टाइप से लिखोगे आप रूट्स को, आयोटा बाहर आएगा और रूट जी बाई बी, तो प्लस माइनस आयोटा रूट जी बाई बी, ये रूट्स बन जाएंगे आपके। अब अल्फा यहाँ पे नहीं है तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 0 प्लस माइनस आयोटा, बीटा की वैल्यू हो गई रूट जी बाई बी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है रूट जी बाई बी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, साइड में लिख लेना है इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। तो अब जैसे कि हम देख रहे हैं रूट्स हमारे, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, रूट्स का यूज करके, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में अगर हमें डी की वैल्यू लगती है तो वो वैल्यू हम कौन सी लेते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। और पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए अगर हमें डी की वैल्यू चाहिए तो हम वैल्यू लेते हैं एक्सपोनेंशियल वाली, अगर एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम वो यूज करेंगे अपना केस 4 में जो था कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए, तो वो फॉर्मूला था आपका ई रेज टू पावर अल्फा एक्स, तो ई रेज टू पावर अल्फा इज 0 और एक्स के प्लेस पे आपका यहाँ पे अब टी जो है वो काम कर रहा है, तो ई रेज टू पावर 0 इंटू टी। फिर था C1 कॉस बीटा एक्स, C1 कॉस बीटा की वैल्यू ये है, एक्स के प्लेस पे टी, प्लस C2 साइन बीटा एक्स, तो C2 साइन बीटा टी, एक्स के प्लेस पे अब आपका यहाँ पे टी है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ना सब स्टार्टिंग से ही देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर ये तो हो जाएगा आपका 1 के इक्वल, ई रेज टू पावर 0 इज 1, ये जो दोनों टर्म्स हैं आपकी एज इट इज रहेंगी, ठीक है। ये आप देख लो इसको एक बार अच्छे से, देखो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो आपकी एज इट इज रहेंगे। अब आगे करते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करेंगे। अब देखिए अब हम फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो उसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने का, 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी फंक्शन ऑफ डी इंटू में कैपिटल एक्स। तो जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस जी बाई बी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जी ए बाई बी। तो यहाँ पे एफ ऑफ डी हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस जी बाई बी, और x क्या होता है आपका इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो गिवन होता है, तो जी ए बाई बी हो जाएगी आपकी कैपिटल x की वैल्यू, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं एफ ऑफ डी के प्लेस पे ये, और x के प्लेस पे जी ए बाई बी। अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पर्टिकुलर इंटेग्रल में आप क्या यूज करेंगे, अगर आपको डी की वैल्यू चाहिए तो आप एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू यूज करेंगे, या तो फिर आप किसी अदर मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। पर यहाँ पे तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हम नहीं कर सकते, ना किसी अदर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लगा लोगे अपना एक्सपोनेंशियल 0 इंटू टी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ई रेज टू पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे अब डी की वैल्यू आप लेके चलोगे 0। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो डी की वैल्यू है वो हम ओरिजिनल वैल्यू यूज करेंगे जो रूट्स वाली है। पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए या तो हम किसी अदर मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर हम एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसे ही डी की वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई अदर मेथड से सॉल्व हो नहीं रहा और एक्सपोनेंशियल है नहीं, तो हमने अपने आप ही एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर 0 टी कर दिया,
ठीक है। अब देखो डी के प्लेस पे आप 0 पुट करो तो जी ए बाय बी है आपका 1, डी स्क्वायर के प्लेस पे 0 तो 0 प्लस जी बाय बी और ई रेज टू पावर 0 इंटू टी। अब देखो जी बाय बी से जी बाय बी कैंसिल, ओनली आपका ए बचेगा यहाँ पे, तो पर्टिकुलर इंटेग्रल की वैल्यू आ गई ए। अब हम लिखेंगे अपना कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन अब हम यहाँ से वैसे वाई से करते हैं पर एक्स से करेंगे अब यहाँ पे। तो एक्स इज इक्वल्स टू C1 कॉस रूट जी बाय बी इंटू टी, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और ये ए है आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रूव करना है जो आपको कंडीशंस गिवन है। तो आपको दो कंडीशंस गिवन है, एक x इज इक्वल्स टू अल्फा वाली, एक डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। ये दो कंडीशन गिवन है और ये कब कंडीशन है, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। तो पहले मैं यूज करती हूँ x इज इक्वल्स टू अल्फा, तो व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू अल्फा, तो ये जो कंडीशन है हम यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की वैल्यू अल्फा और t की 0, तो यहाँ पे रूट जी बाय बी इंटू टी है, तो यहाँ पे 0 रखोगे तो cos 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो sin 0 प्लस ए एज इट इज। cos 0 होता है 1, sin 0 होता है 0, तो ये टर्म 0, यहाँ पे C1 इंटू 1 इज C1 प्लस ए इज एज इट इज। दिस इम्प्लाइज C1 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस ए। तो C1 की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब हम C2 की वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे dx बाई डी टी, तो उसके लिए हमारे पास dx बाई डी टी होना भी तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू है ही हमारे पास, इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dx बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी आ गया आपका यहाँ पे। और इसको जब हम करेंगे, दो टर्म्स हैं, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, तो C1 कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, कॉस रूट जी बाई बी इंटू टी, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ये रहा, साइन एक्स आपका ये है, ठीक है, और एक्स का इसका रूट जी बाय बी इंटू टी, इसका अगेन हम करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आएगा रूट जी बाय बी प्लस C2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आपका एज इट इज, एक्स का अगेन डेरिवेटिव करोगे तो रूट जी बाय बी आएगा, वो आपका ये है। जैसे हम ऐसे करते हैं ना कॉस 3x का डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाता है आपका माइनस साइन 3x, और 3x का अगेन जो डेरिवेटिव होता है, तो 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, तो 3 आप आगे लगा देते हो। सेम इसमें भी ऐसे ही है कि कॉस रूट जी बाई बी इंटू टी, इसका अगेन डेरिवेटिव होगा तो रूट जी बाई बी आएगा, वो ये रहा, सेम इस केस में ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन, क्या कंडीशन थी, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, जब t 0 के इक्वल होगा तो dx बाई डी टी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, तो ये कंडीशन हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमने यूज कर ली थी, अब ये वाली यूज करते हैं, t 0 पे dx बाई डी टी 0, तो इसके प्लेस पे हमने पुट कर दिया 0। यहाँ पे जब आप t 0 पुट करोगे तो साइन 0 तो 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dx बाई डी टी के प्लेस पे आपने पुट कर दिया 0 इज इक्वल्स टू C1 साइन 0 प्लस C2 हो जाएगा आपका रूट जी बाई बी कॉस 0, ठीक है। ये स्टेप आप लिख देना। देखो 0 का 0, C1 साइन 0 0, तो ये टर्म खत्म आपकी, C2 रूट जी बाई बी कॉस 0 इज 1, तो क्या बचेगा ओनली C2 रूट जी बाई बी। दिस इम्प्लाइज C2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे आ चुकी है। C1 की वैल्यू है अल्फा माइनस ए, C2 की वैल्यू है 0, इनको आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। अब देखिए ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, इसमें C1 और C2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। C1 की वैल्यू क्या है आपकी अल्फा माइनस ए, और C2 की वैल्यू क्या है 0, तो ये टर्म तो आपकी कंप्लीट 0 हो जाएगी। ए आपने यहाँ पे रख लिया, अल्फा माइनस ए, अब देखो C1 कॉस रूट जी बाई बी इंटू टी, तो C1 की वैल्यू कॉस रूट जी बाई बी इंटू टी, ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो आपका वही सेम जो अब तक हम कर रहे थे। उसके बाद आपको एक कंडीशन प्रूव करनी थी, उसके लिए भी आपको ये प्रॉपर कंडीशंस गिवन है। तो पहले आप x इज इक्वल्स टू अल्फा व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 का यूज कर लो, एक आपके कांस्टेंट की वैल्यू आएगी C1 की, देन dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 का यूज कर लो, फिर आपके पास C2 की वैल्यू आएगी 0, उन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, हो गया आपका डायरेक्टली प्रूफ, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 4.2, तो ये एक्सरसाइज जो है वो आपको ट्राई करनी है। इसके जो सॉल्यूशंस के PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से अगर कोई भी डाउट है तो आप देख लेना। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट कर सकते हो। इस लेक्चर में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको जो है डाउट लेक्चर में सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, स्टे ट्यून।